क्योंकि आज भारत के कश्मीर का ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और आज इसी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। पीएम ने इस कश्मीर को लेकर बड़ा सवाल उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर उसी वक्त सारे मुजाहिदीनों की मौत के घाट उतार दिया गया होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। पीओके भारत के पास होता और प्रधानमंत्री इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों का हवाला देते हैं। मोदी ने दावा किया है कि सरदार पटेल चाहते थे कि जब तक पीओके पर पूरा कब्जा नहीं हो जाता तब तक हमें युद्ध विराम नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसका ऐतिहासिक तथ्य क्या है? सरदार पटेल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर क्या सोचते थे? नेहरू ने क्या किया और इतिहास इसे लेकर क्या कहता है? आज हम विस्तार से आपके सामने इस ऐतिहासिक तथ्यों को संपूर्ण विश्लेषण के साथ रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा विश्लेषण शुरू होगा। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि सरदार पटेल की इच्छा थी कि जब तक पीओके वापस नहीं आ जाता तब तक लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा कश्मीर का बैकग्राउंड जानना होगा कि कश्मीर का ये विवाद शुरू कैसे हुआ। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपने राज्य का विलय टाला हुआ था। देखिए, ये वो वक्त था जब हम आजादी की तरफ बढ़ चुके थे, लेकिन जो तमाम रियासतें थी जिसमें चुनौतियां बहुत सारी थी, कश्मीर से लेकर जूनागढ़, हैदराबाद, इन सब ने अभी भारत के साथ विलय को स्वीकारा नहीं था। उन्हीं में से एक रियासत ये कश्मीर। अब राजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश बने, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह संभव नहीं था। हरि सिंह को यह तो समझ में आ गया था कि वो कश्मीर को आजाद नहीं रख पाएंगे, लेकिन वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह जाएं, यानी भारत में शामिल हों या पाकिस्तान की तरफ जाएं। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर कब्जे की साजिशें शुरू हो गई थी और फिर कश्मीर पर कब्जे की साजिशें अगर शुरू हो गई थी तो चैलेंज, चुनौती, खतरा बिल्कुल महाराजा हरि सिंह के दरवाजे पर, मुहाने पर खड़ा था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की तरफ से कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। इन्हें पाकिस्तान का समर्थन मिला हुआ था। वो पश्तून थे जिनके साथ महाराजा कश्मीर के मुस्लिम सैनिकों ने भी हाथ मिला लिया था। अब सोचिए, महाराजा हरि सिंह बुरी तरह से फंस गए थे। इनके साथ पाकिस्तान की सेना मौजूद थी। कबायली मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए थे। श्रीनगर से 164 किलोमीटर दूर, यानी अब श्रीनगर पर कब्जा भी बस कुछ ही वक्त की बात थी। इसी के बाद 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत से अपील की कि हमें बचा लो। बदले में भारत ने महाराजा के सामने विलय पत्र पर दस्तखत करने की शर्त रखी। फिर 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय फौज हवाई रास्ते से कश्मीर के लिए रवाना हो गई।
27 अक्टूबर की सुबह सिख रेजिमेंट की पहली टुकड़ी श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। जैसे ही भारतीय सेना ने कश्मीर में कदम रखा, कबायली हमलावरों के कदम पीछे हटने शुरू हो गए। कश्मीर में भयंकर जंग छिड़ चुकी थी, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ी, जो आरोप लगता है उसके मुताबिक, उन्होंने एक गलती की। भारत को इस गलती का खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है। नेहरू कश्मीर के मसले को 31 दिसंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र के पास लेकर चले गए। संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर के मसले पर भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तौलना शुरू कर दिया। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया और फिर 1 जनवरी 1949 को पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर लागू हुआ। उस समय तक भारतीय सेना ने पश्चिम में पुंछ और उत्तर में करगिल और द्रास से कबायलियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया था, लेकिन इसके आगे का हिस्सा अब भी पाकिस्तान के कब्जे में था, और वही है POK, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। अब देखिए, ऑस्ट्रेलियन ऑथर जॉन ज़ुब्रज़िस्की की किताब है डिथ्रोन्ड में लिखा है कि कश्मीर को लेकर नेहरू खामोश थे। महाराजा हरि सिंह कश्मीर पर मदद मांग रहे थे, लेकिन नेहरू अड़े थे कि पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो। हरि सिंह इसे टाल रहे थे। महाराजा, एक बार जब ऐसी ही बात कश्मीर को लेकर हो रही थी, तो वहां पर उस वक्त के कर्नल सैम मैनेक्शॉ भी मौजूद थे और उनके सामने कश्मीर में सेना भेजने को लेकर क्या बात हुई थी। सबसे पहले हम आपको सरदार पटेल का कश्मीर को लेकर दिया हुआ एक बयान सुनाते हैं। ये आज के कोलकाता और उस वक्त के कलकत्ता में जनवरी 1948 में दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का भाषण है, जिसमें सरदार पटेल ने साफ तौर पर कहा था कि कश्मीर की थोड़ी सी भी जमीन भारत छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जब कश्मीर में भारतीय सेना और पाकिस्तानी आतंकियों और फौजियों में लड़ाई चल रही थी, ये उसी दौरान का बयान है। गौर से सुनिए कश्मीर को लेकर सरदार पटेल के क्या विचार थे। यदि कश्मीर में जो चलता है इस तरह से चलता रहे तो फिर लोकमत करने की क्या जरूरत। हम लड़ाई करके कश्मीर को ले ले तो फिर लोकमत की जगह कहाँ रही। तो हम तो कहते हैं कि आज भी प्लेबिसाइट से करो, लोकमत लेके करो, लेकिन हमारे पास आकर हमारा सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करना पड़े और हमारे गांव के गांव जलाए जाए और वहां हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए, तो फिर आखिर लोकमत का रहा। फिर तो आखिर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे और क्या करेंगे, दूसरी तरह से नहीं हो सकता है तो नहीं। लेकिन हमने एक बात साफ की कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे। राजमोहन गांधी की किताब पटेल अलाइव के पेज नंबर 518 पर लिखा है, कश्मीर के ऊपर भारत के कई कदमों से पटेल नाखुश थे और इसमें कश्मीर में जनमत संग्रह करने का फैसला भी शामिल था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जाना, सीज फायर करना, जिससे कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था, लेकिन उन्होंने कश्मीर को लेकर अपनी तरफ से कोई हल नहीं दिया। यहां तक कि अगस्त 1950 में जयप्रकाश से उन्होंने कहा था कि कश्मीर कभी हल नहीं हो सकता। कश्मीर को लेकर सरदार पटेल के विचार एकदम साफ थे। उस वक्त 3 रियासतों में सबसे ज्यादा विवाद था, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। जूनागढ़ और हैदराबाद तो पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे। पटेल ये हरगिज नहीं चाहते थे कि भारत में ही मौजूद कोई भी रियासत पाकिस्तान की हो जाए। इसलिए वो चाहते थे कि जूनागढ़ और हैदराबाद पर पाकिस्तान अपना हक ना जताए, और इसके लिए यह भी कहा जाता है कि सरदार पटेल कश्मीर को उसी शुरुआती दौर में पाकिस्तान को देने के हक में थे। लेकिन यह बिल्कुल शुरुआत की बात है। जब कश्मीर को लेकर संघर्ष हुआ और फिर युद्ध हुआ, तो सरदार पटेल के विचार एकदम साफ थे कि कश्मीर की 1 इंच जमीन भी हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि अगर सरदार पटेल की सुनी जाती तो आज कश्मीर का मुद्दा ही नहीं होता, POK ही नहीं होता, पूरा का पूरा कश्मीर भारत का ही रहता। आपको बताते हैं, पाकिस्तान का नया फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भारत से हारने के बाद 4 मुस्लिम देशों के दौरे पर गया है और अपने साथ लेकर गया है किसे? प्रधानमंत्री का किरदार निभाने के लिए PM शाहबाज शरीफ। जी हां, आज इस खबर को इस नजरिए से देखिए कि शाहबाज शरीफ PM पाकिस्तान नहीं 4 देशों के दौरे पर निकले हैं, बल्कि निकला है आसिम मुनीर, उनका नया नवेला फील्ड मार्शल
शाहबाज शरीफ तो बस साथ में लेकर जा रहा है। वो वैसे तो आमतौर पर विदेशी दौरों पर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं और वो अपने साथ अपनी कैबिनेट के लोगों को लेकर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ केस थोड़ा अलग है। वहां ऐसा लगता है कि विदेशी दौरे पर जनरल आसिम मुनीर गया है और वो अपने साथ शाहबाज शरीफ को ले गया है, ये कहकर कि तुम भी जरा प्रधानमंत्री बनने की एक्टिंग कर लेना, बाकी तो असली हेड मैं ही हूं। पाकिस्तान के बारे में तो दुनिया जानती है कि वहां असली हेड आर्मी चीफ होता है, वो जो चाहता है वही होता है। अब तो आर्मी चीफ ने खुद को फील्ड मार्शल भी बनवा लिया है। इसीलिए तो उसने सबसे पहले तय किया कि जिन भी देशों में पाकिस्तान को भारत के साथ हुए इस युद्ध में मदद मिली, सबसे पहले उन मुस्लिम देशों का दौरा किया जाए। अब हम आपको एक एक करके आसिम मुनीर के इस विदेशी दौरे के वीडियो दिखाएंगे, जिसमें वो अपने साथ शाहबाज शरीफ को लेकर गया था। बहुत ध्यान से बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। ये लोग हार को भी कितने सलीके से सेलिब्रेट कर लेते हैं, मतलब कमाल है। ये आपको देखना चाहिए। हार और हार के बाद लोग अपना चेहरा छिपाते हैं, लेकिन यहां पर तो मुनीर के अंदाज ही अलग है। सबसे पहले आप तुर्की की ये तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान को तुर्की ने खूब मदद की थी, ड्रोन भी दिए थे, दूसरे हथियार भी दिए थे, खुलकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, ड्रोन ऑपरेटर सब दिए थे। इसीलिए सबसे पहले आसिम मुनीर शाहबाज शरीफ को लेकर तुर्की पहुंचा। अब दुनिया को दिखाने के लिए फ्रंट पर शहबाज शरीफ को रखा गया, क्योंकि वो कहने के लिए पीएम है, लेकिन असली सत्ता तो मुनीर के पास है। देखिए, जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को शहबाज शरीफ अपने नेताओं से मिला रहा था, तो सबसे पहले कौन? आसिम मुनीर से मिलवाया गया। इसके बाद जब दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए बैठे, तब भी शहबाज शरीफ के बिल्कुल बगल में आसिम मुनीर बैठा हुआ था। वैसे किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के विदेशी दौरे पर आपको ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी कि आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल वो भी साथ जा रहा हो और ऐसी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में बैठा हुआ हो पीएम के साथ। लेकिन पाकिस्तान तो कहने के लिए लोकतांत्रिक है, वहां असल में राज तो फौज का ही है, मुनीर का है। इसके बाद शहबाज और मुनीर पहुंचे ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान ने खुलकर तो समर्थन नहीं किया था, लेकिन बीच बचाव की बातें की थी। इसीलिए मुस्लिम बिरादर होने के नाते शुक्रिया अदा करने के लिए मुनीर और शहबाज शरीफ पहुंचे तेहरान। यहां भी वही सीन था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से जब शहबाज शरीफ ने अपने डेलीगेशन को मिलाया, सबसे पहले आसिम मुनीर से ही मिलवाया। ये लीजिए, हमारा हराने वाला फील्ड मार्शल। मतलब बेशर्मी की तमाम लकीरें पार कर चुके हैं। डेप्यूटी पीएम इशाक डार और सूचना मंत्री अताउल्ला ताराड़ का नंबर इसके बाद आता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का दौरा नहीं था, बल्कि ये दौरा आसिम मुनीर का था, जिसमें वो शहबाज शरीफ को पीएम का रोल निभाने के लिए अपने साथ लेकर गया था। यही नहीं, जब शहबाज शरीफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी से मिलने के लिए पहुंचे, तब भी आसिम मुनीर साथ में था। इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है कि खुमैनी से मिलने के वक्त भी अगर आसिम मुनीर से मिलवाया जाता है तो इसकी वजह क्या है? वैसे अब दोनों तस्वीरों को एक साथ भी आप देखिए। एक तरफ 2019 की चीनी फौज की एक्सरसाइज की तस्वीर और दूसरी तरफ पाकिस्तान का झूठा दावा। पाकिस्तान इस तस्वीर को अपनी बता रहा है, हकीकत हमने आपको बता दी। पाकिस्तान तो हर बात में ऐसी ही फर्जी दावे करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उनके आर्मी चीफ को यह फर्जी तस्वीर भेंट कर रहा था, तब क्या उनकी मिलिट्री के किसी अधिकारी ने भी ये नहीं बताया कि ये तोपें जो इतनी आग उगल रही हैं, ये हमारी नहीं है, हमारी तोपों में इतनी आग नहीं होती। तो इनके ड्रोन भी चाइनीज, इनके ना काम करने वाले रेडार सिस्टम्स भी चाइनीज, इनकी तस्वीर भी चाइनीज, इनके तोहफे भी चाइनीज और इनके झूठ भी चाइनीज। वैसे पाकिस्तान की इस फर्जी तस्वीर को देखने के बाद हमें आज से 54 साल पुरानी ये असली तस्वीर भी याद आ रही है, जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान से ढाका में सरेंडर करवाया था। ये भारत की ऐतिहासिक जीत की ऐतिहासिक तस्वीर है, जिसमें भारत के उस वक्त के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह अरोड़ा हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का हारा हुआ जनरल AK नियाजी, जो भारत के सामने सरेंडर पेपर पर दस्तखत कर रहा है। इसी के बाद पाकिस्तानी सेना का सरेंडर हुआ था और इसी सरेंडर के बाद भारतीय सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बनाया गया था। तो ये है असली
और ये है नकली। असली फील्ड मार्शल एक तरफ, दूसरी तरफ नकली फील्ड मार्शल, और दोनों का साफ साफ फर्क। वैसे तो पाकिस्तान के इस फर्जीवाड़े के मजे पूरी दुनिया ले रही है, लेकिन विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए गए सांसदों में से एक, खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को खासा ट्रोल कर दिया है। विदेश से ही ओवैसी ने पाकिस्तानी नेताओं और फौजी जनरलों को जोकर कह दिया। असद ओवैसी का ये बयान आज पूरी दुनिया में हिट है, आप भी सुनिए। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there, your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. तो हथियार तो चाइनीज खरीदते ही हैं, लेकिन इसी के साथ जो तस्वीर भी रॉकेट लॉन्चर्स की, हथियारों की दिखाते हैं, वो तस्वीर भी चाइनीज। और वाकई असदुद्दीन ओवैसी ने बिना इधर उधर ज्यादा घूम घुमाव किए सीधा निशाने पर ही रॉकेट लॉन्चर अपना दाग दिया। वैसे भारत के सांसदों का जो दल विदेशों में गया हुआ है वो कमाल कर रहा है। खास तौर पर विपक्ष के सांसद जो आमतौर पर सरकार के खिलाफ ही बोलते हुए दिखाई देते हैं, विपक्ष पर ये आरोप लगते हैं कि चाहे मुद्दा कुछ भी हो वो सरकार के साथ खड़ा नहीं होते, चाहे कितना भी बड़ा देश हित का मुद्दा हो वो सरकार के ही खिलाफ बात करते हैं। लेकिन जब बात देश की अखंडता की आती है तो फिर ये सांसद ऐसा करते नहीं दिखते। सरकार का हिस्सा है या नहीं है ये नहीं देखते। इसीलिए जब इन विदेशी दौरों के लिए सांसदों का चयन किया गया और उसमें विदेशी सांसदों को रखा गया, इसमें विपक्षी सांसदों को माफ कीजिएगा रखा गया, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी। चाहे वो कांग्रेस के शशि थरूर हों, असदुद्दीन ओवैसी हों, टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी हों, शिवसेना के उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसकी प्रियंका चतुर्वेदी हों। आपको भी जरा इन सांसदों के बयान सुनने चाहिए, जिससे ये साफ दिखता है जिन्होंने विदेशी धरती पर जाकर पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। 7,000 किलोग्राम तक हथियार ले जाने में सक्षम होगा। भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत पिछले काफी समय से है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना को उनकी असली जगह दिखाई है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों, उनके एयरबेसेस पर बड़े हमले करके भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना को नाकाबिल और चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम साबित किया। बस इसी बात से चीन और पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ी हुई हैं और चीन ने अपने बेस्ट फाइटर जेट के जरिए पाकिस्तान को मजबूत करना शुरू कर दिया है। चीन पाकिस्तान को अपना एक शक्तिशाली 5th जनरेशन फाइटर जेट देने वाला है, जिसके आने के बाद पाकिस्तानी वायुसेना की ताकत बढ़ेगी और भारत के लिए यह अच्छे संकेत नहीं है। इसीलिए तैयारी जल्दी करनी है। चीन पाकिस्तान को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 देने वाला है। अब ऐसे में इसे वहां पर शेन्यांग भी कहा जाता है। ये एक चैलेंज होगा भारत के लिए। चीन के पास 2 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जिसमें एक है चेंगडू J-20 और दूसरा है शेन्यांग J-35। वर्ष 2029 तक चीन पाकिस्तान को 40 मतलब कुल 40 शेन्यांग J-35 दे देगा और इसकी पहली खेप इसी साल दिसंबर में मिलेगी और पहली खेप में 4 से 5 फाइटर जेट शामिल होगा। पाकिस्तान को J-35 देने के अलावा चीन ने तिब्बत सीमा पर भी भारत के खिलाफ J-20 फाइटर जेट लगाए हुए हैं। यानी पाकिस्तान और तिब्बत दोनों तरफ से चीन भारत की घेराबंदी करने में जुट गया है।
पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट होना और भारतीय सीमा पर चीन की तरफ से J-20 को डिप्लॉय किया जाना खतरे वाली बात है। इसीलिए भारत स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान को तो इसी साल फाइटर जेट मिल जाएंगे, तो भारत क्या करे? आपने कभी सोचा है कि जो उच्च पदों पर होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं उन्हें इतने ज्यादा गिफ्ट क्यों मिलते हैं? तो इसकी दो वजह होती है, गिफ्ट देने वाले का डर और दूसरा उसका फायदा। और आज ये दोनों की बातें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एकदम सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि उन पर दुनिया भर से गिफ्ट की बारिश हो रही है। कुछ लोग इस डर में गिफ्ट दे रहे हैं ताकि ट्रंप की नाराजगी मोल ना लेनी पड़े। भाई ट्रंप है, नाराज ना हो जाए। कुछ इस उम्मीद में गिफ्ट ले रहे हैं कि दे रहे हैं कि जिससे ट्रंप को खुश करके उनसे नजदीकी बढ़ाई जा सके, कुछ काम निकलवाया जा सके। और ट्रंप ये गिफ्ट ले लेकर लहालोट हुए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी कूटनीति धंधे पर केंद्रित कर दी है। कतर, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश ट्रंप को खुश करने में लगे हैं। हाल ही में कतर के शाही परिवार ने, आपने देखा ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप को एक बोइंग जंबो जेट गिफ्ट किया था, जिसकी कीमत 3,300 करोड़ रुपए की है। और ट्रंप ने बिना संकोच ये जेट ले लिया। हालांकि इसकी डिलीवरी 2029 तक होगी, लेकिन समझिए कि इसकी बुकिंग हो चुकी है। और जो उन्हें गिफ्ट नहीं दे रहा, डोनाल्ड ट्रंप उसका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, हमने दिखाया था ना आपको ब्लैक एंड व्हाइट में, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को श्वेत किसानों के नरसंहार की तस्वीरें और फोटो दिखाकर बेइज्जत किया, जबकि वास्तव में उस समय ट्रंप झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ट्रंप ने जो तस्वीरें दिखाई थी वो दक्षिण अफ्रीका की नहीं, कांगो गणराज्य की थी। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने सिरिल रामाफोसा का अपमान किया। उन्हें कहना पड़ा कि उनके पास ट्रंप को देने के लिए महंगा विमान नहीं है। इस पर ट्रंप ने कहा, होता तो मैं ले लेता। यानी यहां भी ट्रंप का पूरा फोकस गिफ्ट पर था। और उनके तरीके को देखकर लगता है कि वो गिफ्ट ले नहीं रहे बल्कि वसूल रहे हैं, या तो उपहार नहीं तो तकरार। अब यही वजह है कि दुनिया में कई दूसरे देश उन्हें, उनके परिवार को या उनकी संस्था को गिफ्ट दे रहे हैं। वियतनाम और इंडोनेशिया ने ट्रंप के खानदान को लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट गिफ्ट के तौर पर सौंप दिए हैं। वियतनाम ने 13,000 करोड़ रुपए का एक इंटरनेशनल गोल्फ रिसोर्ट प्रोजेक्ट ट्रंप के परिवार को सौंप दिया। क्योंकि यह योजना ट्रंप के परिवार से जुड़ी है, इसीलिए इसे कानूनी प्रक्रिया के बिना ही मंजूरी दे दी गई। इससे पहले ट्रंप वियतनाम पर 46% टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके थे। इंडोनेशिया ने बाली और जावा में ट्रंप के परिवार को होटल और गोल्फ कोर्स, आप सोचिए कि गोल्फ कोर्स ही कोई किसी को गिफ्ट कर रहा है, गोल्फ कोर्स जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑफर कर दिए हैं। तुर्की, अजरबैजान जैसे देश ट्रंप को खुश करने में लगे हैं। इस्तांबुल में ट्रंप टावर्स, रेसिडेंशियल और ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट्स ट्रंप के परिवार को ऑफर किए गए हैं, जबकि अजरबैजान में ट्रंप के इंटरनेशनल होटल के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पाकिस्तान में सूची में शामिल हो गया है अब, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रंप के परिवार का क्रिप्टो कारोबार शुरू हो चुका है। ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान की सरकार ने ट्रंप की साझेदारी वाले इस प्रोजेक्ट के लिए 2000 मेगावाट बिजली आवंटित की है। इसके जरिए क्रिप्टो माइनिंग की जाएगी। हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को वैध करने की बात कही थी। खबर है कि ट्रंप के इस क्रिप्टो बिजनेस को पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का बेटा संभालेगा। पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स भी इसमें साझेदार हैं। ट्रंप के करीबी निवेशक और क्रिप्टो लॉबी पहले से ही अमेरिका में रेगुलेशन की सख्ती से नाराज है। ऐसे में वे ऐसे देशों की तलाश में लगातार थे जहां पर नियम ढीले हों, सत्ता से सीधा तालमेल हो सके, लेन देन हो सके। और इस मामले में पाकिस्तान से अच्छा कोई देश नहीं जहां ट्रंप के परिवार का क्रिप्टो का धंधा फल फूल सके। यही वजह है कि कारोबारी ट्रंप भारत पाकिस्तान विवाद में बढ़ चढ़कर बोल रहे थे और पाकिस्तान को महान बता रहे हैं, क्योंकि ये शब्द उस कारोबारी के थे जो पाकिस्तान में अपनी दुकान का उद्घाटन करने वाला था। वो कैसे चाहेगा कि यहां बम और मिसाइल आकर गिरे?